हेलो गाइस, मैं सुनील पारिक हर्षित चौधरी के साथ टी सीरीज क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का अपना जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा विद्युत धारा। यानी कि जो पीछे वाला जो वीडियो था उसके अंदर अपन ने विद्युत धारा के बारे में बात की थी और वहां पर ये मैंने बताया था कि विद्युत धारा की दिशा होती है और परिमाण भी होता है। दोनों चीज़ें होते हुए भी विद्युत धारा क्या माना जाता है? अदिश राशि। क्यों माना जाता है उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये वीडियो आप पूरा देखना, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो देखिएगा, सबसे पहले विद्युत धारा अपने पास क्या एक है? अदिश राशि। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। यानी अपने कहीं पर भी जब भी क्वेश्चन आए कि विद्युत धारा आपकी कैसी राशि है, तो उसका जो एक्यूरेट उत्तर होता है वो क्या होता है? अदिश राशि। तो मैं अगर इसकी बात करूं कि अदिश राशि और सदिश राशि होती क्या है, सबसे पहले उसके बारे में बता देता हूं मैं आपको। तो देखिएगा, एक होती है मेरे पास सदिश राशियां, सदिश राशि। एक होती है अपने पास अदिश राशि। ठीक है, दोनों बीच में डिफरेंस ये होता है कि सदिश राशियों में क्या होता है? परिमाण होता है। क्या होता है? परिमाण। और अदिश राशि में परिमाण नहीं होता, परिमाण नहीं होता। इसमें दिशा होती है और इसमें दिशा नहीं होती। ये दोनों चीज़ें इसमें नहीं होती। तो सामान्य तौर पे अपन अगर सदिश राशि और अदिश राशि की बात करें तो उनके बीच में डिफरेंस यही बनता है अपने पास कि इसमें परिमाण होता है, दिशा होती है। इसमें परिमाण नहीं होता, इसमें दिशा नहीं होती। तो सामान्यतः अपन डिफरेंस करते हैं तो यही करते हैं, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं करते। अगर मेरे पास विद्युत धारा की बात की जाए, मान लीजिए मेरे पास क्या एक है? बैटरी। ठीक है, और इसमें यहाँ पे मैंने कौन चालक लगा दिया और यहाँ पे अगर मैं इससे जोड़ देता हूँ इस प्रकार, तो प्लस से माइनस क्या बहती है? करंट बहती है, प्लस से माइनस। तो ये इसकी क्या हो गई? प्लस से माइनस दिशा। प्लस से माइनस क्या हो गई? दिशा। ठीक है, अगर मैं बात करूं परिमाण की, परिमाण क्या होते हैं? परिमाण होता है वैल्यू। क्या होती है? वैल्यू। इंग्लिश में इसको वैल्यू बोलते हैं। वैल्यू बोले तो भाई अगर कोई चीज़ अपने पास 2 किलो है, वो उसकी क्या है? वैल्यू। और इसकी मैं विद्युत धारा की बात करूं तो यहाँ पे इसका परिमाण क्या होता है? ये 2 एम्पियर बह रही है, 1 एम्पियर होती है, 4 एम्पियर होती है। ये इसकी क्या? वैल्यू। तो यहाँ पर इसकी परिमाण भी होती है, दिशा भी होती है, सब कुछ होते हुए भी यहाँ पे क्या है? अदिश राशि। ऐसा क्यों? ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसको अदिश राशि मानते हैं, क्यों मानते हैं, क्या वजह रही होगी, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो मैं बता देता हूँ आपको ऐसा क्यों होता है। तो देखिएगा, सदिश राशियाँ परिमाण होता है, दिशा होती है। अदिश राशियों में परिमाण नहीं होता और दिशा भी नहीं होती। ठीक है, और इसके अलावा एक तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो आता है अपने पास सदिश राशियों, सदिश योग, योग का पालन। यानी कि सदिश योग का पालन क्या होता है? अपने पास जो भी राशियां होती हैं, कोई भी राशि हो सकती है, जैसे बल हो गया, बल भी होता है अपने पास, विद्युत धारा भी होती है, इसके अलावा कोई विभवांतर भी होता है। सब क्या होती हैं? हर जगह सभी में क्या लगता है? एक सदिश योग का अगर पालन होता है, यानी कि राशियों के अंदर अगर आपका सदिश योग का पालन होता है, वो भी राशियाँ कैसी होती हैं? आपकी सदिश राशियाँ। अब सदिश योग क्या होता है तो मैं बता देता हूँ। ये मान लीजिए मेरे पास क्या है? कोई वस्तु। ठीक है, इधर से मैं इसके ऊपर क्या लगा रहा हूँ? 5 न्यूटन का बल। 5 न्यूटन का क्या लगा रहा हूँ? बल लगा रहा हूँ इधर। ठीक है, इसी वस्तु पे मैं इधर से क्या लगा रहा हूँ? 5 न्यूटन का बल। यानी कि मेरे पास कोई वस्तु है, इधर से मैं 5 न्यूटन का बल लगा रहा हूँ, उधर से भी मैं 5 न्यूटन का एक बल लगा रहा हूँ। अगर मेरी बात की जाए इस पे, इस वस्तु के अंदर विस्थापन कितना होगा, यानी कि वस्तु कितनी खिसकेगी इधर उधर, तो मैं अपन सीधा सा अनुमान लगा लेते हैं कि 5 न्यूटन का बल इधर से लगा रहा हूँ, 5 न्यूटन का बल इधर से लगा रहा हूँ, तो ये वस्तु अपनी जगह ही पड़ी रहेगी। और यहाँ से मैं 4 न्यूटन का बल लगाता, 4 न्यूटन का, तो ये वस्तु इधर खिसक जाती। अगर मैं इधर 4 न्यूटन का बल लगाता तो ये वस्तु इधर खिसक जाती। और मैं दोनों तरफ से बराबर बल लगा रहा हूँ तो ये वस्तु आपकी ना तो इधर खिसकेगी ना इधर खिसकेगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ से जो बल होता है, टोटल बल, सदिश योग, बल का सदिश योग, वो यहाँ पे क्या हो जाता है? शून्य। कैसे? जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है? 5 यूनिट का बल इधर से मैं लगा रहा हूँ, मान लीजिए प्लस का है, तो इस बल में इस बल को जोड़ूंगा, ऐड करूँगा, परंतु ये इधर से उल्टा लग रहा है, विपरीत लग रहा है, तो विपरीत में क्या आ जाता है? माइनस। तो इस टोटल बल का मान क्या हो जाता है? आपका शून्य। तो यही आपका क्या है? सदिश योग। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर विद्युत धारा की बात करूं मैं, तो मान लीजिए मेरे पास ये कोई क्या है? एक चालक। इस चालक में 5 एम्पीयर विद्युत धारा इधर जा रही है। ठीक है, ये विद्युत धारा इधर गई, इधर क्या लगा दिया मैंने? लैंप। और इधर से इसका रास्ता क्या हो गया? पूरा मान लीजिए न्यूट्रल, क्या मिल गया? न्यूट्रल पॉइंट। इधर से इसको भेज दिया मैंने। ठीक है, या प्लस दिया इधर से, और इधर इसको क्या मिल गया? माइनस। तो जब विद्युत धारा इधर मान लो 2 एम्पीयर गई और इधर भी क्या गई?
इधर मान लीजिए आपकी 3 एम्पियर गई, तो इधर से इसको क्या मिल गया माइनस, तो इधर भी मैंने एक लैंप लगा दिया, इधर से भी इसका क्या है एक रास्ता पूरा, ठीक है। दोनों लैंप जलेंगे, परंतु विद्युत धारा इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, यानी एक विद्युत धारा इधर, एक विद्युत धारा इधर, यानी विपरीत जा रही है एक दूसरे की। परंतु यहाँ पे अगर मैं बात करूँ भाई यहाँ पे कुल विद्युत धारा कितनी है, तो अपने सीधा कैसे जोड़ते हैं, 3 + 2 बराबर 5 एम्पियर है भाई, कितनी है 5 एम्पियर। परंतु यहाँ पर ऐसा अपन ने नहीं किया, ये तो है सदिश योग का पालन और ये सदिश योग का पालन नहीं है। इसीलिए विद्युत धारा क्या माना जाता है हमेशा अदिश राशि, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है। अगर इनमें से कोई भी एक पॉइंट, कोई भी एक, चाहे ये हो चाहे ये, इन तीनों में से अगर कोई भी एक पॉइंट मान्य नहीं होता है तो वो राशि आपकी कैसी हो जाएगी, अदिश राशि, ठीक है। तो विद्युत धारा इस नियम का पालन नहीं करती, इसीलिए विद्युत धारा क्या माना जाता है आपकी अदिश राशि, ठीक है। अब जो बात करते हैं अपन करते हैं कि विद्युत धारा मापा कैसे जाता है, तो उससे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि विद्युत धारा 2 प्रकार की होती है, विद्युत धारा 2 प्रकार की होती है, ठीक है। अब जैसे आप बोलोगे सर विद्युत धारा 2 प्रकार की नहीं होती, एक ही प्रकार की होती है, परंतु विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है, सामान्यतः 2 प्रकार की। अब दोनों प्रकार की बात करूं तो 2 अपने पास फॉर्मूला 2, एक तो होता है आई एवरेज बराबर आवेश प्रवाह डिवाइड बाई टाइम, समय, यानी कि डेल्टा Q बटे डेल्टा T बराबर आई एवरेज। ये फॉर्मूला सभी ने पढ़ा है कि आई एवरेज औसत विद्युत धारा बराबर क्या होता है, डेल्टा Q बटे डेल्टा T, यानी कि आवेशों में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, या समय के अनुसार जो आवेश बहते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। वो कौन सी विद्युत धारा होती है, एवरेज विद्युत धारा, औसत विद्युत धारा। इसके अलावा एक आती है तात्क्षणिक विद्युत धारा, तात्क्षणिक विद्युत धारा, इसको तात्कालिक विद्युत धारा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तात्कालिक विद्युत धारा, इंग्लिश में इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है। या तात्कालिक विद्युत धारा एक ही बात है। तो तात्क्षणिक विद्युत धारा क्या होती है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तात्क्षणिक विद्युत धारा होती क्या है, तो अगर एक एग्जांपल के तौर पे लूँ, मान लीजिए मेरे पास कोई विद्युत धारा बह रही है किसी वायर के अंदर, क्या बह रही है, विद्युत धारा, ठीक है। ये जब विद्युत धारा बहती है तो ये 5 से, मैं कहीं पर ऐसा पूछ लूँ, 5 से 9 सेकंड के बीच में आपकी वहाँ पे विद्युत धारा क्या रही होगी, 5 से 9 सेकंड के बीच में उस वायर में। ये मान लीजिए मेरे पास कोई वायर था, यहाँ पर कोई चालक है, इस चालक का ये बिंदु था, इस बिंदु से इधर क्या बह रही है, करंट बह रही है। तो मैं ये पूछ लूँ कि 5 सेकंड से 9 सेकंड के बीच में इस बिंदु पे कितनी करंट रही होगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ऐसा नहीं बता सकते कि भाई 2 एम्पियर रही होगी, यहाँ से अपने क्या निकालनी पड़ती है, एवरेज, औसत वैल्यू निकालनी पड़ती है। क्या निकालनी पड़ती है, औसत वैल्यू। और अगर मैं बात करूँ औसत वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ पे आवेश में परिवर्तन कितना हुआ, समय में परिवर्तन कितना हुआ, समय 5 से 9 के बीच में परिवर्तन हुआ, उसी प्रकार अपन यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं, औसत विद्युत धारा, ठीक है। और मैं बात करूँ कि फिक्स 9 सेकंड पे, 9 सेकंड जब समय हुआ था, मान लीजिए विद्युत धारा बह रही थी 1 से 9 बजे के बीच में, तो मैं ये पूछूं 1 बजे वहाँ पे विद्युत धारा क्या रही होगी, यानी 1 बजे। वैसे ही वहाँ पे टाइम भी दे सकता है, जब विद्युत धारा स्टार्ट हुई उसके 9 सेकंड बाद वहाँ पे विद्युत धारा क्या रही होगी, एक फिक्स वैल्यू, यानी कि वहाँ पे आपकी फिक्स वैल्यू पे जो विद्युत धारा होती है, जैसे मान लीजिए मेरी ऐसी साइकिल इस प्रकार चल रही है, ठीक है, ऐसी साइकिल इस प्रकार, इसको 1 मिनट लगती है, यहाँ से यहाँ तक पार करने में कितना लगता है, 1 मिनट। तो मैं ये बोल दूँ कि आधा मिनट में विद्युत धारा कहाँ पर थी, तो मैं ये बोलूँगा जब इसको 1 मिनट लगती है, पूरे आधा मिनट में यहाँ पर रही होगी, शून्य पर। तो यही क्या है इसका तात्कालिक मान। तो तात्कालिक मान की विद्युत धारा इस प्रकार की होती है, और आपकी ये वाली जो होती है वो कौन सी होती है, एवरेज विद्युत धारा, ठीक है। अब बात करते हैं विद्युत धारा का मापन। विद्युत धारा का मापन कैसे करें अपन, तो आप नोट्स भी बनाइएगा साथ में कि ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, तो आप काम भी आ सकते हैं। अब बात आती है विद्युत धारा का मापन, विद्युत धारा का मापन, ठीक है। अब विद्युत धारा का मापन करें कैसे पर, मान लीजिए ये मेरे पास क्या एक लैंप, ठीक है, लैंप के मैंने यहाँ पे क्या जोड़ दिया, एक बैटरी, ये लीजिए, ये प्लस वाला सिरा, ये माइनस वाला। अब मैं अगर इसको जोड़ देता हूँ तो विद्युत धारा इस प्रकार आपकी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगी। परंतु विद्युत धारा का मापन करने के लिए एक मीटर आता है, उसका नाम है एमीटर। क्या आता है, एक एमीटर। इसको एम्पियर मीटर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एम्पियर
मीटर। ठीक है, एमीटर भी बोलते हैं, एम्पियर मीटर भी इसको बोलते हैं। अगर मैं इसको जोड़ा कहाँ पे जाता है, क्योंकि विद्युत धारा जब आपकी प्रवाहित होती है तो वो सीधा रास्ता देखती है। क्या देखती है? सीधा रास्ता। अगर मैं उसको यहाँ पे जोड़ देता, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे जोड़ देता इसको, किसको? मीटर को। और मीटर को मैं यहाँ पे जोड़ दूँ तो सारी विद्युत धारा इसके अंदर से जाएगी और इसको वोल्टेज भी यहाँ पे क्या मिलेगी? फुल मिलेगी। तो वोल्टेज चेंज नहीं कर पाता ये, और ये आपका क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। एमीटर के बारे में अपने कहाँ पे पढ़ा था कि अपना पीछे वाला जो चैप्टर रहा है विद्युत मापी यंत्र, वहाँ पे इस मीटर के बारे में बात भी की थी अपन ने कि विद्युत मापी यंत्र यानी एमीटर होता क्या है। अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आप वहाँ पे जाके आप प्ले लिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं, और आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी दिए गए हैं वीडियो के, वहाँ से देख सकते हैं एमीटर क्या होता है और कैसे काम करता है। तो एमीटर जो आंतरिक प्रतिरोध है वो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम। ठीक है, बहुत ही कम बोले तो बहुत कम। जितना कम होगा एमीटर उतना ही अच्छा काम करेगा। अगर मान लीजिए एमीटर का प्रतिरोध क्या होगा? ज़्यादा, तो यहाँ पे अगर एमीटर जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में, कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। ये जोड़ दिया मैंने एमीटर और यहाँ पे लगा दिया इसको। और अगर डीसी की बात करूँ तो प्लस वाले पॉइंट को प्लस मिलना चाहिए, माइनस वाले पॉइंट को माइनस मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो एमीटर आपकी गलत रीडिंग दर्शाएगा, यानी कि विपरीत दिशा में। वहाँ पे आपका जो इसके पॉजिटिव नेगेटिव वाले जो सिरे हैं उनका असर पड़ेगा, बनने जो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो विपरीत बनेगा। इसकी वजह से आपका वहाँ पे विद्युत धारा की जो एमीटर जो दिखाएगा वो उल्टी रीडिंग दिखा देगा। ठीक है, अगर एसी का एमीटर वो सभी दिशाओं में समान काम करता है, वहाँ पे कोई दिक्कत आपकी नहीं आती। पर तो यहाँ पे बात कर रहा हूँ एमीटर के प्रतिरोधी। एमीटर का सामान्यतः एमीटर का प्रतिरोध बहुत ही कम होना चाहिए, बहुत ही कम। जितना कम हो सकता है उतना कम कर देना चाहिए। परंतु अगर आइडियल कंडीशन यानी आदर्श की बात करूँ, तो वहाँ पे एमीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए? शून्य। कितना होना चाहिए? शून्य। अब आदर्श होता क्या है? अगर एग्जाम्पल के तौर पे लूँ तो मैं मान सकता हूँ कि जैसे आदर्श स्टूडेंट, आदर्श विद्यार्थी, आदर्श बेटा, उसी प्रकार आपका एक मीटर भी होता है, वो क्या होता है? आदर्श एमीटर। ठीक है, आदर्श मीटर जो होता है उसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए? शून्य। अब मैं बात करूँ आदर्श के बारे में, अगर मान लीजिए आदर्श बेटा जो माँ बाप की क्या करता हो, माँ बाप की सेवा करता हो बढ़िया, वो क्या होता है? आदर्श होता है। ठीक है, अगर उसी प्रकार मैं आदर्श स्टूडेंट की बात करूँ, जो पढ़ाई में ध्यान लगाता हो, जो बढ़िया पढ़ता हो, वो भी क्या एक है? आदर्श स्टूडेंट। ठीक है, उसी प्रकार आदर्श टीचर भी होता है, सभी होते हैं। तो रियलिटी में आदर्श कोई नहीं होता। रियलिटी में आदर्श कोई नहीं होता, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो बेटा हो। ठीक, उसी प्रकार आपका मीटर भी क्या नहीं होता? आदर्श नहीं होता। क्योंकि आपको पता है सभी को कि प्रत्येक वायर का क्या होता है? प्रतिरोध। प्रत्येक वायर या कोई भी धातु, कोई पदार्थ, प्रत्येक का कुछ ना कुछ क्या होता है? प्रतिरोध होता ही होता है। ठीक है, अब जब प्रतिरोध वहाँ पर होगा तो आदर्श नहीं हो सकता। चाहे वहाँ पे अगर 1 ओम भी प्रतिरोध आ गया तो इसका मतलब वो आदर्श नहीं है। आदर्श का तो मतलब शून्य होता है। ठीक है, अगर एमीटर की बात करूँ, सामान्यतः वाले एमीटर की बात करूँ, इस आदर्श किसी भी मीटर को यानी किसी भी एमीटर को मैं आदर्श नहीं बना सकता, तो उसको मैं एक सामान्यतः एमीटर बना सकता हूँ, यानी कि उसका प्रतिरोध कम तो कर ही सकता हूँ मैं, कैसे न कैसे। तो अपन उसका एक ऐसी स्थिति लेके आते हैं ताकि उसका प्रतिरोध का मान क्या हो जाए? बहुत ही कम हो जाए। ठीक है, और एमीटर सामान्यतः जो एमीटर की अगर बात करूँ उसका प्रतिरोध बहुत ही कम होता है। ठीक है, ये बात ही एमीटर की। एमीटर को श्रेणीक्रम में जोड़ा जाता है और लोड के श्रेणीक्रम में जोड़ते हैं इसको, ताकि ये दिखा दे अब प्लस वाले पॉइंट को प्लस से जोड़ा जाएगा और माइनस वाले पॉइंट को माइनस से। ठीक है, अगर आपका एसी का एमीटर है, एसी का एमीटर, वो चाहे आप कैसे भी जोड़ो, चाहे प्लस वाला इधर लगा दो, चाहे माइनस वाला इधर लगा दो, क्योंकि वहाँ पे क्या होती है? धारा की दिशा बार बार परिवर्तन होती है। इसकी वजह से वहाँ पे दिशा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पर जोड़ा हमेशा कौन से क्रम में जाएगा? श्रेणी क्रम में। ठीक है, ये थी एमीटर जोड़ने की प्रक्रिया। इस प्रकार अपना एमीटर जोड़ सकते हैं। अब जो बात करते हैं वो करते हैं अपनी कि विद्युत धारा बहती क्यों है, क्या वजह है कि विद्युत धारा आपकी बहती है, उसके बारे में। तो देखिए, विद्युत धारा बहने का कारण, विद्युत धारा बहने का कारण विद्युत धारा बहने का कारण। ठीक है, अब विद्युत धारा बहने का कारण क्या होता है तो मैं बता देता हूँ आपको कि अपने पास जो विद्युत धारा होती है वो कोई ना कोई वजह से आपकी बहती होगी वायर के अंदर। क्योंकि मान लीजिए मेरे पास कोई सर्किट है, उसके अंदर मैंने सप्लाई दे दी, सप्लाई देने के बाद भी उसके अंदर क्या बहती है? विद्युत धारा आपकी बहती है।
तो ऐसा क्या होता है कि विद्युत धारा बहती है। तो उससे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि मैंने जब विद्युत धारा की आपको परिभाषा बताई, आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। यानी आवेश अगर बहता है तो आपकी क्या बहेगी, विद्युत धारा। अब आवेश कब बहेगा, जब इलेक्ट्रॉन बहेगा, इलेक्ट्रॉन आपका बहेगा तभी तो विद्युत धारा बहेगी। अब इलेक्ट्रॉन, ऐसा तो होता नहीं कि कोई पदार्थ में इलेक्ट्रॉन नहीं होता। जैसे मेरे पास अभी क्या है, मार्कर, इस मार्कर के अंदर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन। क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब जब मार्कर के अंदर इलेक्ट्रॉन हैं तो इसके ऊपर मैं कोई बैटरी लगा देता हूँ तो इसके अंदर क्या नहीं बहती, विद्युत धारा नहीं बहती आपकी, ठीक है। अगर आपके पास कोई चालक है, कोई कंडक्टर है, तो उसके अंदर मैं अगर बैटरी लगा देता हूँ तो उसमें क्या बहती है, विद्युत धारा, पर मार्कर के अंदर नहीं बहती। इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके अंदर भी होते हैं, तो ऐसा क्योंकि इसके अंदर विद्युत धारा नहीं बहती, उसके अंदर बहती है, ऐसा क्यों, क्योंकि वहाँ पे आपको क्या होने चाहिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन आपके होने चाहिए। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अंतिम कक्षा में, अब मान लीजिए ये मेरे पास क्या है, नाभिक, और ये इसकी क्या है, कक्षाएं, ठीक है। अब अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सभी को संयोजी इलेक्ट्रॉन अपन बोल सकते हैं, ठीक है। और अंतिम कक्षा में अगर आपके 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हैं, इसका मतलब ये क्या है, आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो वहाँ पे क्या, कौन से इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर इसके अलावा बात करूँ तो आयनों की वजह से, वो भी कौन से वाली, मुक्त आयनों की वजह से, मुक्त आयनों की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन होने से विद्युत धारा आपकी नहीं बहती, क्या होना चाहिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। आयन होने की वजह से विद्युत धारा नहीं बहती, वहाँ पे क्या होना चाहिए, मुक्त आयन। मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में बता दी, अब मुक्त आयन के बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, नमक, नमक क्या होता है, NaCl, ठीक है। तो इसके अंदर मैं विद्युत धारा देता हूँ, क्या देता हूँ, विद्युत धारा। तो इसके अंदर विद्युत धारा आपकी नहीं बहती। अरे उसी नमक को मैं किस में मिला देता हूँ, पानी के अंदर मिला देता हूँ, पानी के अंदर मिला देता हूँ तो घोल बन जाएगा नमक का। अब उस नमक के घोल के अंदर अगर विद्युत धारा देता हूँ तो उसके अंदर क्या बहती है, विद्युत धारा आपकी बहने लग जाती है। ऐसा क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि आपके जो Na ये पॉजिटिव आयन हो गए, Cl क्या हो गए, नेगेटिव आयन। जब इसको मैंने घोल में बना दिया या इसको नमक के अंदर पानी मिला दिया, पानी के अंदर नमक मिला दिया, तो ये जो आयन होते हैं इसके NaCl, ये क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं वहाँ से। इसकी वजह वो क्या हो जाता है, फ्री हो जाते हैं। फ्री होने की वजह से ये इसके अंदर से विद्युत धारा भी बहने लग जाती है। तो मैंने यहाँ पे नाम लिखा मुक्त आयन। जब यहाँ पे क्या हो जाते हैं, मुक्त, पहले ये क्या थे, ठोस अवस्था में, ठोस से अवस्था में थे ये, यानी कि एक दूसरे से बंधे हुए थे, इतने मजबूत बंधे हुए थे कि टूट नहीं सकते। अरे टूट जाते तो वहाँ पे विद्युत धारा आपकी बह जाती। तो मैंने इसको क्या किया कि इसको पानी के अंदर मिलाते ही ये क्या हो गया, टूट गए। उसकी वजह से यहाँ पे क्या बह गई, विद्युत धारा। अगर ये नहीं टूटते तो वहाँ पे क्या नहीं बहती, आपकी विद्युत धारा नहीं बहती, ठीक है। और इसी प्रकार यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है, गोल्डन पॉइंट जो आपका वो है क्या, मुक्त। अगर आपके मुक्त नहीं होता है वहाँ पे कुछ, तो वहाँ पे आपकी विद्युत धारा नहीं बहेगी। मुक्त होना चाहिए, चाहे आपके आयन मुक्त हो या इलेक्ट्रॉन मुक्त हो। आयन सभी में होते हैं तो सभी में विद्युत धारा नहीं बहती, ठीक है। तो उसको तोड़ना पड़ता है, या तो आपको घोल बनाना पड़ता है या उसमें कुछ मिला के उसको आयनों को अलग अलग आपका करना पड़ता है। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो विद्युत धारा नहीं बहती। यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, क्या होने चाहिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये था अपना विद्युत धारा बहने का कारण। अब ऐसा बैटरी क्या करती है कि विद्युत धारा उसके अंदर से बह जाती है। बैटरी ऐसा क्या करती है कि उसके अंदर से, मान लीजिए आपके पास कोई चालक है, ठीक है, चालक के अंदर आपने विद्युत धारा मतलब बैटरी लगा दी, तो उसके अंदर जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बह जाते हैं। चालक के अंदर तो पहले से इलेक्ट्रॉन होते हैं, चालक के अंदर पहले से मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, अपने आप क्यों नहीं चलते वो। तो बैटरी ने उसमें ऐसा क्या किया कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आपके भागने लग गए, यानी बहने लग गए, तो आपकी विद्युत धारा बहने लग गई। तो उसके बारे में अपना करेंगे अगले वाली वीडियो में बात। तो ये वाला वीडियो अपना यहीं तक रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज़।